नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिससे संबंधित प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, लोक सेवा अथवा संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो या एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो। और वह विषय है भारत की शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम आज जानेंगे। भारत में कुल 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। और ये जिन भाषाओं की मैं बात कर रहा हूं, इनका उल्लेख भी उन 22 भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आता है। अब इस विषय को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनको कब कब मान्यता प्रदान की गई। और दूसरा, वे मानक कसौटियां क्या कौन कौन सी होती हैं जिनके आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त की होती है या प्रदान की जाती है। और तीसरा, आखिरकार मान लो यदि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त हो गई तो उससे उसको लाभ क्या होगा, उस भाषा को बोलने वालों को लाभ क्या होगा, साहित्य को लाभ क्या होगा। और चौथा, सरकार द्वारा किए गए प्रयास, अर्थात सरकार द्वारा इन जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है उनके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आखिरकार भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्रदान कौन करता है। तो इसकी बात करें तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला जो संस्कृति मंत्रालय है वह किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है। और अगर भाषाओं की बात करें तो भारत की कुल 6 भाषाएं ऐसी हैं। कितनी? कुल 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। उनमें से 4 दक्षिण भारत की भाषाएं हैं और 2 भाषाएं संस्कृत और उड़िया हैं। कौन कौन सी हैं? सन 2004 में सर्वप्रथम तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम भाषा तथा 2014 में उड़िया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अब आते हैं मानक कसौटियां। तो इसके लिए प्रमुख रूप से 4 कसौटियां निर्धारित है। सबसे पहली जो कसौटी है वो क्या है कि उस भाषा का साहित्य और उस भाषा से संबंधित ग्रंथ कम से कम 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होना चाहिए, प्राचीन होना चाहिए, यानी उसकी प्राचीनता होनी चाहिए। और दूसरी प्रमुख कसौटी है कि उस भाषा को बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा उस भाषा के ग्रंथों को, उस भाषा के साहित्य को सांस्कृतिक विरासत के रूप में माना जाना चाहिए। तीसरी प्रमुख विशेषता है कि उस भाषा का जो साहित्य हो और जो ग्रंथ हो वो मौलिक होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, यानी किसी अन्य भाषा से अनुदित नहीं होना चाहिए, किसी अन्य भाषा से ला करके नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी उस भाषा का साहित्य उस भाषा का अपना मौलिक होना चाहिए। और चौथी प्रमुख कसौटी क्या है कि शास्त्रीय भाषा चूंकि आधुनिक भाषाओं से थोड़ा भिन्न रहती है, इसलिए उस भाषा के साहित्य के रूप में और आधुनिक भाषा के साहित्य के रूप में थोड़ा भिन्नता हो सकती है। तो ये 4 प्रमुख कसौटी है जिनके आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। और इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि आखिरकार लाभ क्या होते हैं। तो यदि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है तो प्रमुख रूप से 3 लाभ होते हैं। सबसे पहला, उस भाषा के विद्वानों हेतु कम से कम 2 अंतरराष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा होती है, जिससे उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है। और दूसरा प्रमुख लाभ क्या है कि उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाती है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होती है, जहां उस भाषा से संबंधित अनुसंधान होते हैं, अध्ययन होते हैं। और तीसरा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात जो आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, वह यूजीसी से यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध कर सकता है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन शास्त्रीय भाषा के विद्वानों के लिए जो प्रोफेशनल चेयरपर्सन यानी जो पेशेवर अध्यक्ष पदों की घोषणा करे, उनके स्थापना करे। और तीसरा जो प्रमुख लाभ है, ये जिन भाषाओं को
शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस भाषा के साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और उस भाषा का विकास तेजी से होता है। और चौथा जो बिंदु है कि सरकार द्वारा उन भाषाओं के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहली बात है कि जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें कई जो है ना अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की गई है, रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए जिससे उस भाषा के साहित्य और उन ग्रंथों पर अनुसंधान हो सके और उस भाषा के विकास में सहायता मिल सके। इसी प्रकार से अगर कोष की बात करें, फंड की बात करें तो 2016-17 के लिए लगभग 57 करोड़ और 2017-18 के लिए लगभग कितना 95-96 करोड़ के आसपास फंड रिलीज किया गया जो उस भाषा के विकास के लिए जिसका उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। और एक बार और हम जल्दी से देखेंगे कौन सी भाषाएं हैं उनको कब मान्यता प्राप्त हुई। तो तमिल भाषा को 2004 में मान्यता प्राप्त हुई, संस्कृत को 2005 में, और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार से ये भाषा है। तो याद रखने के लिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि भारत की 6 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की 4 यानी 4 कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके अलावा 2 उड़िया और संस्कृत। ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।